अभिषेक लर्निंग जोन में आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में हमने की थी बात वहां पे पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक। ओके, क्लियर है? आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। जिसने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें, अपने जो कॉन्सेप्ट हैं फ्रॉम पार्ट 1 to 4 उनको क्लियर करें और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो ताकि आपके वो वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 4 से लेके पार्ट 14 तक। ठीक है, अब उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं पार्ट 1 से लेके 4 तक। तो उनमें क्या था, मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के समझा रहा हूँ कि हमारे पास पार्ट 1 क्या था आपका, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। पार्ट 1 में सिर्फ यही डिफाइन किया गया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। पार्ट 2 में क्या था कि पार्ट 2 में अब जब J&K को रीऑर्गेनाइज किया गया, मतलब रीऑर्गेनाइज क्या किया गया कि J&K इस फॉर्म में था, पहले इसी फॉर्म में था, कुछ ऐसा सिमिलर था। तो अब उसका ब्रेक डाउन किया गया, एक लद्दाख बनाया गया और एक J&K। रीऑर्गेनाइजेशन समझ आया कि उसको नई तरीके से फॉर्म किया जा रहा है, इन न्यू वे फॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो पार्ट 2 में क्या किसको डिफाइन किया गया कि फॉर्मेशन ऑफ लद्दाख को, लद्दाख को किस बेसिस पे फॉर्म किया गया कि वहाँ पे असेंबली नहीं होगी। ठीक है, और J&K को किस वे में फॉर्म किया गया कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, मतलब वहाँ पे MLAs एग्जिस्ट करेंगे। तो पार्ट 2 में लद्दाख को डिफाइन किया गया है कि वहाँ पे असेंबली नहीं होगी, और पार्ट 3 में J&K को डिफाइन किया गया कि वहाँ पे असेंबली होगी। ये दोनों पार्ट 2 में डिफाइन किया। अब पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में है कि काउंसिल। अब पार्ट 2 में डिफाइन किया गया कि वहाँ पे MLA होगी, लेकिन वहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट कैसे बनेगा, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली को पूरा डिफाइन किया गया है पार्ट 3 में कि J&K में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो किस तरह से फॉर्म होगी, किस तरह से काम करेगी, क्या उनकी जो ड्यूटीज़ होंगी, उनकी जो पोस्ट है वो किस तरह से उनको उसके लिए क्वालिफाई करना है, इलेक्शन कैसे होगी J&K में, उस सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। और पार्ट 4 में डिस्कस किया गया अपॉइंटमेंट ऑफ LG, क्योंकि जब इन दोनों को बना लिया अब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी है। तो पार्ट 3 में J&K की एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन की गई है और पार्ट 4 में लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन की गई। आई होप आपको पहले 4 पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाते हैं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में हमारे पास सेक्शंस हैं 59 to 64। अब देखना अब यहाँ पे एक एक करके बात हो रही है। पार्ट 3 में J&K की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बात हुई कि मतलब असेंबली के बारे में कि असेंबली कैसे बनेगी, पार्ट 4 में लद्दाख में। अब पार्ट 5 में क्या है कि फिर J&K को पकड़ा गया है। पार्ट 5 में क्या कहा गया कि अब यहाँ पे इलेक्शन, ये जो असेंबली बनेगी, लेकिन असेंबली के लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी जिन पे काम किया जाएगा, असेंबली के लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस तरह से होंगी उन पे बात करेंगे हम। तो क्या है कि हमारे पास पहले 59 में क्या गया, कुछ डेफिनेशंस को डिफाइन किया गया है। पार्ट 5 में 59 सेक्शन में इलेक्शन कमीशन क्या है, लेटेस्ट सेंसस फिगर क्या है, पार्लियामेंट्री कमीशन क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, इस तरह से। तो उसके बाद 60 में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JKUT शैल इंक्रीज। जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं वो 107 से कहाँ तक बढ़ाई गई है, 114 तक, मतलब उनकी डिलिमिटेशन होगी। ठीक है, और डिलिमिटेशन करने के बाद 107 से कहाँ तक इंक्रीज किया जाएगा उनको, 114 तक, डिटरमाइंड बाय द इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन जो एडवाइस करेगा उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन होगी और उसी के बेसिस पे सीट्स को इंक्रीज किया जाएगा 107 से लेके 114 तक। और यहाँ पे एक और चीज़ एडअप की गई है, डिलिमिटेशन भी होगी, लेकिन उसी के साथ साथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स भी रिजर्व रखी जाएंगी। क्लियर है, ये 60 सेक्शन है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास 61। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ 211 सेंसस। तो 211 में जो सेंसस हुई है उसके बेसिस पे अभी पहले क्या किया जाएगा, डिलिमिटेशन की जाएगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट 2026 में जो दोबारा सेंसस होगी उसी के बेसिस पे भी आगे की जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए 2011 वाली जो सेंसस है उसको सेंटर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए उन्होंने मेंशन किया। जैसे पुरानी पिछली वाली वीडियो में हमने किया था कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 लॉज हैं जो
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद भी चेंज नहीं हुए। वो कौन से हैं कि JNK ऑर्डर फॉर शेड्यूल कास्ट 1956, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि 1956 में शेड्यूल कास्ट के लिए एक ऑर्डर आया था जो अभी भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद भी काम कर रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और वैसे ही 1989 में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक ऑर्डर आया था जो अभी भी काम कर रहा है। ये 1989 में आया था, ये 1956 में आया था। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होने के बाद भी ये दोनों ऑर्डर्स जो है ये एज इट इज़ वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? एज इट इज़, जैसे पहले काम करते थे वैसे ही काम करेंगे ये अभी भी। उसके बाद है पार्ट 7। पार्ट 7 क्या है? मिसलिनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। मिसलिनियस एंड ट्रांजिशनल, पहला है अब मिसलिनियस ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है? आपके जो सारा भी रेवेन्यू होगा उसमें जो जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उस पर कैसे बात करनी है। तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट है कंसोलिडेटेड फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस हो गया और जो कुछ भी, उन सभी को जहां पे जमा किया जाता है दैट इज योर कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड का रेवेन्यू जनरेट कहां से होता है? स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेस अप्लाई करती है अपनी जो सिटीजन्स हैं, तो वहां से जितने भी टैक्सेस वगैरह या जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी इनकम होती है वो सारा कहाँ पे? कंसोलिडेटेड फंड में आता है। अब वो जो कंसोलिडेटेड फंड है उस फंड को क्या किया जाता है? अब यूज़ कैसे किया जाएगा? अब कंसोलिडेटेड फंड पे गवर्नमेंट कुछ लोन्स भी लेती है। अब उन लोन्स की पेमेंट भी फिर बाद में कंसोलिडेटेड फंड से ही होगी। और उसके बाद क्या किया जाता है कि इन कंसोलिडेटेड फंड को यूज़ कैसे किया जाएगा? ऑन द रूल्स मेड बाई LG। रूल्स मेड बाई LG कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जो रूल्स बनाएंगे उन्हीं रूल्स के अंडर ये इस कंसोलिडेटेड फंड को यूज किया जाएगा। और इस फंड को क्या कहा जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। क्लियर है? उसके बाद आ गया आपके पास नेक्स्ट पब्लिक अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। अब पब्लिक अकाउंट क्या? ये कंसोलिडेटेड फंड आ गए जो स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है। पब्लिक अकाउंट क्या आ गया? जैसे अभी आपने सुना PM केयर्स फंड, ठीक है, वो PM का था, ये है पब्लिक अकाउंट। अब यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK PM केयर फंड में किस तरह से प्राइम मिनिस्टर के नाम पे जो सारा था अमाउंट लिया गया था, यहाँ पे पब्लिक अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। इसका मतलब है कि जो LG लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पे जो रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा उसको पब्लिक अकाउंट में रखा जाएगा। जैसे कोई ऐसी, जैसे अभी कोरोना है तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर आती है JNK में, तो उस के लिए अगर गवर्नमेंट LG सर के नेम पे कोई रेवेन्यू जनरेट करती है, लोगों को कहती है डोनेशन के लिए, तो उस सारे को कहाँ पे रखा जाएगा? पब्लिक अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। उसके बाद है कंटिजेंसी फंड। अब कंटिजेंसी फंड 3 फंड है। कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड कहाँ से आएगा? जो रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा टैक्सेस से, ठीक है। पब्लिक अकाउंट क्या है? जो लोगों से पैसा एज ए डोनेशन मांगा जाएगा कि अच्छा ये यहाँ पे त्रासदी आई है तो उसके लिए हमें ये पैसा चाहिए, तो लोग अपनी मर्जी से जो डोनेट करेंगे वो पब्लिक अकाउंट आ गया। कंटिजेंसी फंड क्या आ गया? कि एक ऐसा फंड गवर्नमेंट ने तैयार किया होता है कि जो अनसीन, जो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो उससे निपटने के लिए एक फंड गवर्नमेंट ने बनाया होता है। उसको एज ए, जैसे हम घर में कहते हैं कि सेविंग्स कहते हैं, अपनी सेविंग्स रख लो कहीं काम आएंगी आगे, तो वैसे ही गवर्नमेंट ने भी कुछ सेविंग्स रखी होती हैं अलग से, जो ऐसे टाइम पे यूज़ करने के लिए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है या वॉर टाइप या कुछ ऐसी सिचुएशन, तो वहाँ पे यूज़ करने के लिए कंटिजेंसी फंड को बनाया जाता है। अब कंटिजेंसी फंड जो है ये काम किस तरह से करता है? इसमें से पैसा कैसे निकाला जाता है, यूज कैसे किया जाता है? ये LG सर रूल्स बनाते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ असेंबली। असेंबली के सजेशंस जो होते हैं उसके बेसिस पे LG सर क्या बनाते हैं? रूल्स बनाते हैं, और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ये कंटिजेंसी फंड जो है वो यूज किया जा सकता है। क्लियर है? उसके बाद है फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर के जो अकाउंट है
तीन अकाउंट आ गए, ये कंटिजेंसी फंड आ गया, आपका प्राइवेट फंड आ गया, ये तीन फंड्स आ गए। अब ये जो अकाउंट्स हैं यहाँ पे, इसको यूनियन टेरिटरी में किस तरह से रखा जाएगा, तो जितने भी अकाउंट होंगे वो इस तरह से रखे जाएंगे कि एलजी सर आफ्टर obtaining the advice of controller and auditor general of इंडिया की रिकमेंडेशंस के बाद उन अकाउंट्स को इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया नेक्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट्स। अब ऑडिट रिपोर्ट जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, तो ये क्या करेंगे कि जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की कोई पूरी रिपोर्ट है आपकी, तो उसको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ये सेक्शन, ये सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 67, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 67 में मेंशन किया गया है टाइम पीरियड। अगर उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ऑडिटर जनरल को जो रिपोर्ट भेजनी है, तो उनको एलजी सर के सामने प्रेजेंट करनी पड़ती है बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली, कि लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने वो रिपोर्ट रखने से पहले उनको एलजी सर के सामने प्रेजेंट करनी पड़ती है। वो किसको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को वो रिपोर्ट, ठीक है। अब आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है पार्ट 7, ये पार्ट 7 से चल रहा है, यहाँ पे सेक्शन है 67 to 74। उसके बाद है प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो क्या है, पार्ट 7 हमने कहाँ से स्टार्ट किया, पार्ट 7 को एक ध्यान से देखना कि हमारे पास फंड्स आए तो कौन चला रहा है इनको, एलजी सर चला रहे हैं और असेंबली जो है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब क्या हो गया कि उसके बाद ये रिपोर्ट्स भी आ गई। अब रिपोर्ट आने के बाद क्या है कि अगर कभी ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो जेएंडके में बनाई गई है, पैसा भी आ गया, खर्च भी हो गया, अब उस पर एक और ऑप्शन है कि अगर जो मशीनरी बनाई गई अगर वो फेल हो जाती है, ठीक है, जैसे असेंबली बनाई जाती है वो फेल हो जाती है, या अगर कोई और कंडीशन आ जाती है कि जेएंडके में माहौल ख़राब हो जाता है, तो उस केस में हमारे जो ये फंड्स हैं, ये सारा प्रोसेस है, ये कैसे चलेगा। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट सर है, प्रेसिडेंट सर क्या करेंगे, जो सारे ऑपरेशंस हैं जेएंडके में चल रहे, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, उनको स्टॉप कर देंगे, ठीक है, और नए रूल्स बनाएंगे। वो टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, वो टाइम पीरियड उतना होगा कि जितनी देर तक प्रेसिडेंट सर को ये ठीक नहीं लगता कि अब जेएंडके की सिचुएशन ठीक है, तब तक पूरे जेएंडके के प्रोसेसेस को, ऑपरेशंस को प्रेसिडेंट सर अपने अंडर ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है कि अगर फेलियर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में, तो प्रेसिडेंट सर हमारी जो जेएंडके है इसको अपने अंडर ले सकते हैं विदाउट एनी टाइम पीरियड जो मेंशन है। कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, जब तक उनको ठीक नहीं लगता तब तक प्रेसिडेंट सर जेएंडके को अपने अंडर रख सकते हैं। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो जनरेट की गई है, जो लॉ बनाया गया है, ये जो एक्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रेसिडेंट सर जेएंडके को अपने अंडर ले सकते हैं। उसके बाद है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय प्रेसिडेंट। अब अगर ये हो गया, ठीक है, मशीनरी फेल हो गई, तो अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर, कुछ खर्चे भी होंगे, कुछ प्रोसेस होगी, तो वो कैसे होगी, वो सारे जो कंसोलिडेटेड फंड हैं, हमारे कंटेंजेंसी फंड है, उसके बाद पब्लिक फंड है, इन सभी को यूज़ करने के लिए या और कोई भी प्रोसेस करने के लिए आपको किसकी एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेसिडेंट सर की एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कि एलजी को प्रेसिडेंट सर की परमिशन लेनी होगी कोई भी काम करने से पहले। अब पार्ट 8 आ गया आपके पास हाई कोर्ट, ठीक है। अब जो हाई कोर्ट बनेगा वो किस तरह से होगा, तो पहले स्टेट थी जेएंडके पूरी, अब जेएंडके में 2 यूटी बनी, यूटी जेके एंड यूटी लद्दाख। तो क्या कहता है, हाई कोर्ट ऑफ जेएंडके द कॉमन हाई कोर्ट, मतलब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा, दैट इज योर कॉमन हाई कोर्ट, ठीक है। और जो हमारे स्टेट में जो चीफ जस्टिस होंगे वही उसको
मतलब जब ये अपॉइंट होगा, जब तक न्यू अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती है तब तक वही उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद है स्पेशल प्रोविजन फॉर द बार काउंसिल एंड एडवोकेट्स। अब बार काउंसिल, एडवोकेट्स की बार काउंसिल होती है, ठीक है। तो अब जैसे कोर्ट कॉमन है तो उस बार काउंसिल को भी क्या कहेंगे, बार काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, बार काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। कोर्ट भी कॉमन है और बार काउंसिल भी हमारी एक ही होगी, उसका नाम क्या होगा, बार काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने से पहले क्या था कि हमारे पास जो बार काउंसिल थी उसमें जितने भी एडवोकेट थे, जब बार काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बनेगी, ऑफ जेके एंड लद्दाख, तो वो सारे एडवोकेट इस बार काउंसिल के भी मेंबर होंगे। क्लियर है। उसके बाद आ गया पार्ट नाइन्थ। पार्ट नाइन्थ क्या कहता है, एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब कोर्ट बन गया, अब कोर्ट में जज भी रख दिया हमने, तो अब उन जज का हम क्या कहेंगे, एडवोकेट जनरल। जो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनको क्या कहेंगे, एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जेके। क्लियर है। हाई कोर्ट के जज को हम क्या कहेंगे, एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के। तो ये पार्ट नाइन्थ हो गया। तो अब आ गया हमारे पास पार्ट 10। पार्ट 10 में क्या है, ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। तो अब एक्सपेंडिचर एंड जो एक्सपेंडिचर होगा उसकी ऑथराइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, जितना भी रेवेन्यू है उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया जाएगा। फर्स्ट है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो एक्सपेंडिचर जितना भी खर्चा होगा वो किस तरह से होगा। तो क्या कहता है कि गवर्नर जो है, जो स्टेट जे&के का है गवर्नर, वो क्या करेंगे, एट एनी टाइम बिफोर द अपॉइंटमेंट डे। तो जो जब से ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब तक अप्लाई नहीं हुआ है तब तक क्या होगा, जो गवर्नर होंगे जे&के के वो क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड फंड जो है उसको यूज कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 6 मंथ। ठीक है, लेस देन 6 मंथ के लिए उस कंसोलिडेटेड फंड को वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आफ्टर जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद जो एलजी होंगे, नए एलजी होंगे हमारे जे&के के, यूनियन टेरिटरी ऑफ जे&के के, तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड यूज कर सकते हैं, लेकिन कब तक, लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा नहीं यूज कर सकते। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी बात ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख में क्या होगा, लद्दाख में भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन वहां पर क्या होगा, पहले हम बात कर लेते हैं कि जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ होगा तब तक जो गवर्नर होंगे जे&के के वो कंसोलिडेटेड फंड यूज कर सकते हैं लद्दाख में। ठीक है, लेकिन लेस देन 6 मंथ के लिए। उसके बाद जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे अभी एलजी नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो यूज कर सकते हैं कौन सा, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, लेकिन वो भी कब तक, लेस देन 6 मंथ्स तक। तो ये हो गई एक्सपेंडिचर की बात। अब आ गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। तो पहले हमने टॉपिक का यही था, ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर की बात कर ली कि जो यूटी जे&के है और यूटी लद्दाख है उनमें किस तरह से खर्चा किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा रेवेन्यू। जितना रेवेन्यू है, अब नया घर बनेगा तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा आपस में, तो जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है वो कैसे किया जाएगा, वो किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो 14th फाइनेंस कमीशन है,
कमीशन ऑफ J&K, 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ J&K के जरिए JKUT एंड यूटी लद्दाख में रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, पर कब तक? जब तक ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा तो जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो क्या करेंगे, ऑन द रेफरेंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, उसके बेसिस पे, उसके टर्म्स एंड कंडीशन पे जो हमारे रेवेन्यूज हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन JKUT एंड यूटी लद्दाख के लिए। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास अब डिवीजन ऑफ, अब ये आ गया पार्ट 11th, अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। अपॉइंटमेंट है मतलब डिवीजन, उनको बांटना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो रेवेन्यू, जो पैसा था वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया JKUT एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। अब जो एसेट्स है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोगों ने किए हुए, जो हमने किया था ये अकाउंट असिस्टेंट पंचायत का था, तो वहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटीज हमने की थी। एसेट क्या है? जो हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है, आपकी लैंड है, ऐसे। और लायबिलिटीज आगे उधार हमारे। अब पहले तो एक स्टेट था, तो जो भी था वो एक असेंबली के अंदर डिसाइड होता था, लेकिन अब JK अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया, तो अब इनमें एसेट एंड लायबिलिटीज भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अब बात करेंगे डिवीजन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो वो किस तरह से किया जाएगा? तो जो एसेट एंड लायबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे एसेट एंड लायबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है। द प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस कब कंप्लीट हो जाना चाहिए? ये प्रोसेस विद इन 12 मंथ्स में कंप्लीट होना जाना चाहिए, विद इन 12 मंथ्स, जब से ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अप्लाई हो जाएगा तो विद इन 12 मंथ्स के अंदर एसेट एंड लायबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, जैसे ही इंस्ट्रक्शन, जिस तरह की इंस्ट्रक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके बाद आ गया प्रोविजन टू सर्टेन कॉर्पोरेशन एंड अदर मैटर्स। तो अब हमारे पास क्या है कि एसेट एंड लायबिलिटीज ये सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट होना है, लेकिन ये सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होना है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटीज बनाएगी, एडवाइजरी कमिटीज बनाएगी, एडवाइजरी कमिटीज बनाएगी विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज। 90 डेज के अंदर गवर्नमेंट को एडवाइजरी कमिटीज बनानी है, और उन एडवाइजरी कमिटीज को 120 डेज के अंदर वो क्या करना है? 120 12 मंथ्स के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, एसेट, लायबिलिटीज, रेवेन्यू वगैरह सारा कुछ। ठीक है, उसके साथ आ गया आपके पास अब पार्ट 13। पार्ट 13 क्या है आपके पास? प्रोविजन एज टू द सर्विसेज। अब सर्विसेज की क्या प्रोविजन है JNK में? JNK में जितनी भी सर्विसेज हैं तो उनके लिए क्या है कि जो IAS है, IFS है, IPS है, तो अभी के लिए जिस तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं वैसे ही होंगी। IAS इसी तरह से रहेगा, IPS एंड IFS एंड IPS इसी तरह से जो कंटिन्यू जो सर्विसेज दे रहे हैं अभी उनकी सर्विसेज कंटिन्यू रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं आने वाली। लेकिन इन फ्यूचर जो ये सर्विसेज हैं उसमें चेंजेस ये आ सकती हैं कि ये जो JNK में आपका JNKUT कैडर है, JNKUT कैडर, ये किस फॉर्म में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका AGMUT। ये आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा
एंड मिजोरम यूटी कैडर में आ जाएगा आपका जेके यूटी कैडर भी, ठीक है। तो ये आपका उसका पार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि बाकी जो भी सर्विसेज हैं, जो भी सर्विसेज अभी दी जा रही हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सर्विसेज एज इट इज़ रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आने वाला। कोई भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं तो वो अभी इसी प्रोसेस से काम करेंगे, उनकी जॉब में अभी कोई चेंज नहीं आएगी। उसके बाद आ गया 14th, ये लास्ट है आपका। तो लास्ट पार्ट है आपका लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजन। अब ये है आपका कि जितने भी सारे प्रोसेसेस आए, ठीक है, अब उनमें कुछ लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस है, उनमें से हम बात करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 15th ऑफ एक्ट 37th ऑफ 1956। अब इसमें क्या चेंज आई है? इसमें सबसे बड़ी चेंज क्या आई है कि हमारे पास इस एक्ट में क्या था कि वर्ड जे एंड के था, वर्ड जे एंड के। तो अब इस वर्ड को चेंज करके क्या कहा गया? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इस एक्ट में जो एक वर्ड था जे एंड के, उसको चेंज करके, उसकी में अंदर अमेंडमेंट करके क्या चेंज किया गया है कि जे एंड के को चेंज करके लिखा गया है जम्मू, यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इस तरह से आपका जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट्स एकदम से क्लियर होंगे कि हमारे पास जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई, उसको जेके यूटी एंड यूटी लद्दाख में चेंज किया गया। अब यहाँ पे असेंबली कैसे बनी, यहाँ पे जो एलजी हैं वो कैसे अपॉइंट हुए, अब ये यहाँ पे जो भी असेंबली है वो किस तरह से काम करेगी, वो चुनी कैसे जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जितने भी जब स्टेट के जितने भी रेवेन्यू थे उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एसेट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस मैंने बड़े ही अच्छे वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो को शेयर करें सभी के साथ ताकि बाकी सभी स्टूडेंट्स के भी ये कॉन्सेप्ट्स और ये जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उनको अच्छे से क्लियर हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर फिर भी कोई डाउट है किसी पार्ट में, किसी सेक्शन में, या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर किया जा सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड कीप सब्सक्राइबिंग अवर